हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साइंस और इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हुए थे आपके सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। विथ एक्सप्लेनेशन हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे और उनके आंसर्स को खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो साइंस और इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आए थे उसके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो हमारा सबसे पहली बात तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सेट सी को, और उनसे जो है ये क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट पेपर से उठाए हुए हैं। उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है इन्वायरमेंट से लिया है। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है या है? ठीक है, वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई है, आप इसको देख सकते हो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगर आपको ऑप्शंस अगर आप देखें कि यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो ओनली वन एंड टू, ओनली 1, 2 एंड 3 और 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे अगर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया था कि एलिमिनेशन की कोशिश कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए आपको इनमें से पता भी नहीं है कि कौन सा इस्तेमाल होता है कौन सा नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी पोल्यूशन के बारे में पता होगा और ये पता होगा कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होता है ये लार्जेस्ट एमिटर ऑफ मरकरी होता है, अर्थात मरकरी जो पारा होता है इस पावर प्लांट से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एमिशन होता है। तो अगर आप देखेंगे कि चौथा ऑप्शन किस में मौजूद है तो चौथा ऑप्शन केवल डी में ही मौजूद है। तो सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको ये चीज पता है और बाकी पता नहीं भी है तो भी इससे डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते थे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, मैंने जब एनवायरनमेंट की क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसमें मरकरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोल पावर प्लांट जो है इसमें एक सोर्स के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने एक न्यूज़पेपर की डायरेक्टली क्लिप ली है। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम की, यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल लिविंग इन सिटी विद एक्टिव कोल पावर प्लांट्स हैव हायर बॉडी लेवल्स ऑफ मरकरी। तो ये चीजें लगातार न्यूज में भी आपको देखने को मिलती है। आईआईटी हैदराबाद ने ये बात बोली थी, 2019 का न्यूज है। 2020 में भी ऐसे न्यूज जो है देखने को मिले थे और नीति आयोग ने भी जो है इसको लेकर लगातार थर्मल पावर प्लांट को लेकर जो है गाइडलाइंस जारी की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें जो हैं आपके न्यूज़ में भी रहती हैं और एज वेल एज आपके मेंस के लिए भी ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन था बेसिकली मिरर से किसी उत्तल दर्पण, इसका मतलब कॉन्केव लेंस की बात किया गया है और सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात किया गया है। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की बात किया गया है, उसमें प्रतिबिंब निर्माण के जो स्थिति है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो इसमें दो ही केस होते हैं। उनमें से अगर यहाँ पर जो दूसरा केस है उसको लेकर पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में है, तब जो है उसका जो बेसिकली नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा। तो सीधा तौर पे इसका आंसर ए है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली यही टेबल होता है जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया रहता है। इसमें आपको ये वाला केस जो है पूछा गया था जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बोलने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कौन सा, आभासी तथा सीधा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा जो है टिपिकल क्वेश्चन, डीप का क्वेश्चन था, हम बोल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये बेसिकली आपके अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस में C3, C4 इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो जनरली हम C3 के लिए आंसर देखें तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी 18 होगा। और अगर हम C4 की बात करें तो उसमें 30 आता है। लेकिन अगर यहाँ जो अवेलेबल ऑप्शंस अगर हम देखें C3 प्लांट के केस में तो आपका 18 मॉलिक्यूल्स जो है लगता है। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली हम साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ये मॉलिक्यूल जो है बेसिकली क्या करता है, सिंथेसिस करता है किसका, ग्लूकोज का। और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6
और 18 ATP और 12 NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, ये चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको देखना था कि फोटोसिंथेसिस पूछा था, ना कि आपको रिस्पिरेशन पूछा था। श्वसन से क्वेश्चन नहीं था। एटीपी संबंधित क्वेश्चन जनरली श्वसन से आते हैं, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस से पूछा था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये जो है साउंड को लेकर एक क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिलेशन टू साउंड वेव्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेज। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जैसे जैसे घनत्व तो कम होते जाता है, जो स्पीड है होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, उससे कम जो है लिक्विड में होगी, उससे कम गैस में होगी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तो यहां पर जो है ये स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो स्पीड भी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होती है, साउंड की बढ़ती है। उसका कारण ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, मीडियम के मॉलिक्यूल्स की, वो इनहेंस होती है और वो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, जिससे साउंड की जो है स्पीड क्या होगी, टेम्परेचर के साथ बढ़ने लगेगी। तो ये स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है और ये गलत है। बाकी को तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप देखें, अगर आपने एलिमिनेट कर लिया कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आप ये देखिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सॉरी, इन तीनों में जो है आपको सेकंड जो है आपको दिया ही हुआ है, और सेकंड दिया हुआ क्योंकि सेकंड गलत है और पूछा आपको ट्रू है कि इनमें से कौन सा जो है ट्रू स्टेटमेंट है, ये पूछा हुआ है, और सेकंड गलत है और तीनों में आपको सेकंड दिख रहा है। मतलब आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, स्मार्टली इस क्वेश्चन को टैकल करना था। तो सीधे तौर पे ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू का जो है इसका आंसर निकल आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड का आप देख सकते हो, तो ग्लास में कम होता है और एल्यूमिनियम में जो होता है ज्यादा, और यहां पर दे दिया था ये स्टेटमेंट को उल्टा, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्यूमिनियम बोल दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिमिलरली, और मैंने यहां पर इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हायर टेम्परेचर में क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी होगी तो वाइब्रेट ज्यादा तेजी से होंगे, जिसके कारण से साउंड वेव्स जो है ट्रेवल करेगा और ज्यादा क्विकली, फास्टर रेट से। यही चीज आपको यहां पर पूछी गई थी। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है। देखो, जब मैंने क्लास लिया था तो मैंने आपको आसानी से बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 जो हैं डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हमने डिवाइड किया था मैक्रो और माइक्रो में। मैक्रो मतलब जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, वृहत जो है अमाउंट में, यहां पर हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके मैक्रो न्यूट्रिएंट ही लिख दिया है। इसका हिंदी में मतलब होता है वृहत, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जिंक, बोरॉन और क्लोरीन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसमें केवल और केवल पोटेशियम जो है वो मैक्रो कैटेगरी में आता है। अगर हम यहां पर देखें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो जहां पर आप देख पा रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, पोटेशियम, ये आप देख लीजिए। तो ये किससे बिलोंग करता है, मैक्रो से बिलोंग करता है। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ये तीनों तो माइक्रो हैं, ये तीनों तो क्या है, माइक्रो हैं, और ये आपका क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यहां पर इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर। बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। पहली बात तो जर्मन सिल्वर सिल्वर के जैसा दिखता जरूर है, लेकिन इसमें सिल्वर का कंटेंट होता ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जर्मन सिल्वर में नाम भले सिल्वर हो लेकिन सिल्वर मौजूद नहीं होता है। तो नन ऑफ दीज होगा। मैंने क्लास में इस टेबल को आपको बताया था, तो यहाँ पर बताया था कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल से ये मिलकर बना होता है, इसमें सिल्वर की मौजूदगी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद हम ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं 21 जो नंबर का क्वेश्चन था वो था बायोस्फीयर रिजर्व से क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा, ये पूछा गया है। व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंथ। एक्चुअली में वहां एरिया होना चाहिए था, वो
मिस्टेक वहां पर है क्वेश्चन पेपर में, वहां लेंथ दिया हुआ है, यहाँ क्षेत्रफल दिया है, वहां एरिया होना चाहिए था, फिर भी ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के डेटा के साथ में बता रहा हूँ, गल्फ ऑफ मन्नार का अगर देखें 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया है। इसी प्रकार से सुंदरबन का हम देखें तो 9,630 के आसपास है। और अगर हम बात करें पचमढ़ी का तो 4926 किलोमीटर स्क्वायर, और कंचनजंगा सबसे छोटा यहाँ पर चारों में है। तो यहाँ पर इसका सही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, पचमढ़ी और कंचनजंगा। ये ऑप्शन बी जो है आपका इसके लिए राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसका जो है क्या है सही आंसर है। ये भी हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि SO2 गैस, SO2 गैस मतलब SOX और NOx, मैं सिंपली तौर पर लिख रहा हूं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जब रेन के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाएगा और नाइट्रिक एसिड ये बनाता है, जिससे pH वैल्यू अगर 5.6 होगी तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से जो है एसिड होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा। What will be the decreasing order of the following which contribute to the greenhouse effect? देखिए दो चीजें इस क्वेश्चन में होती है, पहला तो ग्रीन हाउस पोटेंशियल क्षमता पूछा जाता है और दूसरा कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो कंट्रीब्यूशन पूछा गया है तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में उसका ज्यादा प्रभाव होगा। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अगर कंट्रीब्यूशन देखें सबसे ज्यादा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं इससे ज्यादा तो वाटर वेपर का भी होता है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड टॉप में आएगा। तो आपका ये ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो मीथेन गैस आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अब यहां पर कंफ्यूजन आएगा बहुत सारे लोगों को CFC और N2O में। देखिए ज्यादातर रिसर्च पेपर में अगर हम देखें या NCERT में देखें, जो ऑर्डर से दिया हुआ होता है वो बेसिकली इस ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन कई बुक्स में इसको भी दिया हुआ रहता है। अब देखना यह होगा कि आयोग कौन सा आंसर लेता है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो मैं इस डी ऑप्शंस को सही मानता हूं। उसके पीछे मैं तर्क भी ये दे रहा हूं कि अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल को देखें, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है और ग्रीन हाउस गैस को लेकर जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसमें 6 मेन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है विद ऑर्डर। जो कंट्रीब्यूशन का है उसमें हमने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का। ये आपको शुरू के 3 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको फ्लोरीन से जुड़े हुए आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं और कई जगह आपको इसी ऑर्डर को, NCERT में भी इसी ऑर्डर को जनरली फॉलो करता है। तो यहां पर अगर मेरे को आंसर चूज करना हुआ तो मैं आपको जो है डी आंसर ही सही मानूंगा। अब ये बाकी चीज डिपेंड करता है कि आयोग किस चीज को लेता है, ए को लेता है, कोई डी को लेता है, ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। तो ऑप्शन जो है डी ज्यादा सही होगा मेरे अकॉर्डिंगली, और ए जो है अगर हम देखें तो वो ज्यादा सही नहीं है। उसका अगर एमिशन लेवल देखें तो वो अलग है। हमको यहां पर क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी जो है सही आंसर होना चाहिए। और बाकी हम मॉडल आंसर का इंतजार करेंगे कि वो ए लेते हैं या डी लेते हैं, ये हमको जो है देखना पड़ेगा उस टाइम पे। इसके बाद हम आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, सोलर सिस्टम से आज तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली में जियोग्राफी के सेंस में पूछा गया है, साइंस एंड इन्वायरमेंट के सेक्शन से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जो है इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो सौर मंडल में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। यहां पर पूछा गया है बुध ग्रह मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा तो आप गलत लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को कि बुध जो है सबसे निकट है, मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन से, तो आपको लगेगा कि सबसे गर्म जो है वही प्लेनेट होगा। लेकिन एक्चुअली में सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट ये नहीं होता है, वीनस होता है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इसके अलावा गैनीमेड जो है ये सैटेलाइट सैटर्न का यहाँ पर दिया हुआ है, सैटर्न का नहीं होता है, ये जुपिटर का होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। नेपच्यून की अगर हम बात करें तो नेपच्यून के पास में मीथेन गैस का एटमॉस्फेयर होता है, उसकी रिंग होती है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम जाए
तो हमको कोई दो ऑप्शन चूज करना ही होगा, और पहला और दूसरा तो गलत है ही। तो सिंपली तौर पे अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 और 4 ही हमारे जो है बचते हैं, और ये बिल्कुल सही है। फोबोस और डीमोस जो है ये मार्स के सैटेलाइट है, मार्स के मून है। तो एक्चुअली में आपके 3 और 4 जो है राइट है, और ऑप्शन में अगर जाएं तो ऑप्शन सी में ही एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पर सही है। इसके बाद जो है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा मैंने दिया हुआ है, आपकी सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी है। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों हॉटेस्ट प्लेनेट है? क्योंकि भले ही मरकरी जो है क्लोजेस्ट टू सन है, लेकिन वीनस जो है आपका ज्यादा क्या है, हॉटेस्ट है। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से, क्योंकि वहां पर हायर कंसंट्रेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से वो ज्यादा क्या है, हॉटेस्ट है। इसको आपको याद रखना है। गैनीमेड की बात करें तो ये जुपिटर का जो है बेसिकली लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। देख लीजिए, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट यहां पर दिया हुआ है, और यहां ये भी बोला गया है इन दिस सोलर सिस्टम एंड इज लार्जर देन मरकरी, मतलब मरकरी प्लेनेट से बड़ा जो है गैनीमेड नाम का सैटेलाइट, जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है। तो ये ऑप्शन यहां पर जो है आपको दिया था। इसके अलावा नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून जो है एक आइस जायंट है, जिसमें डिफरेंट आपको जो है एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है अमोनिया और मीथेन आइस जायंट ये भी देखने को मिलेगा उसके एटमॉस्फेयर के बाहरी इन्वेलप में। तो ये ऑप्शन भी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहां से। इसके अलावा मार्स के 2 मून्स फोबोस और डीमोस, सीधे तौर पे यहां पर बाकी इंफॉर्मेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। चलिए, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है एक प्रकार से बोले, अगर हमको आइडिया नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुक्का मारने से हो सकता है गलत हो जाए। अगर हम बात करें कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एज वेल एज पूछा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट। ये इसका सही आंसर है। और बेवल प्रोटेक्टर कई लोग आंसर लगा के आए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो है आपका थियोडोलाइट होगा। आप इसके एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं, द थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जो चीज आपको आंसर आपको इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी मैंने उसको चीजों को यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है आपका डिवाइस है जो जनरली इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वेइंग पर्पस के लिए, सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका आंसर देख लिया। तो हमारा जो है यहां पर एनवायरमेंट, और अगर हम बात करें साइंस की तो 11 लगभग क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके ज्योग्राफी के भी हैं, लेकिन वो ज्योग्राफी के सेक्शन के स्पेसिफिकली हैं। हालांकि सोलर सिस्टम साइंस में बिलोंग करता है और ज्योग्राफी से ही बिलोंग करता है, तो मैंने उसको यहाँ पर ले लिया। तो 11 क्वेश्चन में अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो लगभग 7 to 8 क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन थे। आप अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है चीज़ों का तो आप आसानी से लगा सकते हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से डीप में पूछे गए थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा एटीपी वाला जो क्वेश्चन था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको छोड़ने पड़े होंगे या आपका गलत हो गया होगा। बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपको उसको जो है सही सही बनाना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमने जो है साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको इनके एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से आगे आने वाली जो है वीडियोस में आपको और भी बाकी सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन मिलते जाएंगे। इसके लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।